Everyone, we have started the class for the NAEST exam, right? We are here to discuss important concept of the electricity, as we have already told you a lot of things regarding to the electricity, but in this particular video we will we will learn more and more important concepts. इस वीडियो को हमें देखना है, समझना है, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में, राइट? व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ये बारे में हम पढ़ेंगे. रेजिस्टेंस क्या होता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द करंट, ये सब हम जानते हैं. करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, वोल्टेज इज द पुश टू द चार्ज, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज ऑब्स्टिकल टू द चार्ज. क्लियर है सभी लोगों को? तो रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टिकल होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यू हैव टू लिसन केयरफुली. बच्चा देखो, अननेसेसरी डोंट यूज द कमेंट्स, ठीक है? सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे बस केवल, उसके देन बाद में हम लोग जब बोलूंगा मैं तब आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? बिकॉज इट हैम्पर्स द कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो आलिस, क्या नाम है आपका? तो ये वीडियो है, वीडियो को हम लोग सब लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्या बोला जा रहा है इसमें. तो देयर इज अ टू थिंग्स इज देयर. फर्स्ट, एक वाइट कलर का वायर है और एक रेड कलर का वायर है. रेड वाला ये वायर दिख रहा है और व्हाइट वाला ये वायर दिख रहा है सभी को, यस और नो? रेड और व्हाइट कलर के दो वायर आपको सबको दिख रहे होंगे. जो ये रेड कलर और व्हाइट कलर है, ये इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया गया है, प्लास्टिक चढ़ाई गई है. वायर तो हमारा क्या है बताओ सभी लोग? वायर तो ये है, देख रहे होगे सभी लोग, ये दो अलग अलग वायर है. ये वायर है, ये वायर है, राइट? बट ये जो चढ़ाया गया है इसके ऊपर वो है इंसुलेशन. इंसुलेशन क्यों चढ़ाते हैं, उसके दो रीजंस हैं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज यहां पर ये समझने की जरूरत है कि जो रेड कलर का वायर के ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ाया है, दैट विल प्रोटेक्ट यू whenever you are touching the wire. You will not able to touch the metal wire, right? You are able to touch the only plastic, that will create a insulation regarding to the electricity. और इलेक्ट्रिसिटी अपने अपने आप पर पास नहीं करेगी, क्योंकि इंसुलेशन एक बैड कंडक्टर होता है प्लास्टिक की फॉर्म में, है ना? तो प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एयर. ठीक है, ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे. एंड प्लास्टिक कहीं ना कहीं सेकेंडरी यूज के लिए भी यूज करी जाती है. जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो उस समय क्या होता है, एक चीज ऐसी आती है जिसका मतलब ये समझना यहां जरूरी है. whenever the electricity passes through a wire, then heat will generated. Because why heat is generated? Because the particles which are, सब लोग टाइम पर ज्वाइन किया करो क्लास. अनुज मंथ कौन है न्यू, अभी स्टूडेंट है, बीच में आके ज्वाइन. देखो इधर सभी लोग, जो वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कोलाइडिंग. इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ द मेटल वायर. जैसे कॉपर का वायर है, तो कॉपर वायर के अंदर कॉपर एटम्स होंगे और उन कॉपर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन कॉपर एटम के साथ कोलाइड करेगा तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी. क्लियर है सभी लोगों को? और वो हीट जब जनरेट होती है तो अब उसको बाहर एमिट करना होता है, राइट? तो जो इंसुलेशन है वो कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा हीटेड हो जाता है, और जब ज्यादा हीट जनरेट होती है तो इंसुलेशन बर्नआउट हो जाते हैं. और यही कारण है कि तुमने देखा होगा जब वायर पैरेलल कनेक्शन में एक दूसरे के साथ में उलझे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा मिक्स्ड होते हैं, और उस समय जब ज्यादा हीट जनरेट हो रही होती है तो वायर एक दूसरे में ही क्या हो जाते हैं, उनकी प्लास्टिक, इसकी प्लास्टिक मेल्ट हो गई, इसकी प्लास्टिक मेल्ट हो गई, और दोनों आपस में ज्वाइन हो गए और धीरे धीरे पॉजिटिव निगेटिव टच हो गया. और जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव टच हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट से और ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, राइट? तो इस वजह से फायर वगैरह लग जाता है. बट इंसुलेशन लगाने का एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर उसको यूज कर. चलो, तो जो ये वाला वायर है, जो रेड कलर का हम वायर देख रहे हैं, रेड कलर के वायर की एक रजिस्टिविटी है जिसका नाम है रो1. इस चीज को बोला जाता है रो, RO, रो. इसे बोलते हैं रो. रो इज द रजिस्टिविटी, रो इज द
रजिस्टिविटी. रो इज ऑल्सो द ग्रीक लेटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 24 लेटर्स. मैंने पढ़ाया था ग्रीक में 24 लेटर होते हैं, जिसमें एक रो होता है, ओमेगा होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो इसको बोलते हैं रो, RO, रो बोलते हैं. तो रो रिप्रेजेंट किया जाता है रजिस्टिविटी के लिए, जिसमें हम इस तरीके से करके उसको थोड़ा जैसे घुमा देते हैं, क्लियर है. तो ये रो बन जाता है रजिस्टिविटी. वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन, जो ये वायर है उसका क्रॉस सेक्शन, क्लियर है. क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक वायर मान लो, एक पेन, एक वायर मान लो, इसको हम कट कर दें इस तरीके से, कट कर देंगे. कट करने के बाद इसके जब 2 टुकड़े हो जाएंगे, अगर इस तरह से कट किया और 2 टुकड़े हो गए, तो सामने से जो ये चीज तुम देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. क्लियर है सभी लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. ठीक है. तो अगर हम इस चीज को ऐसे से कट करेंगे तो सामने से जब देखोगे इसको तो ऐसे सर्कुलर ये दिखेगा, वो क्रॉस सेक्शन होता है. और इसका नाम हमने A1 बोला है और इसका नाम A2 बोला है. वाई वी आर ट्रीटिंग एज A1 एंड A2, कोई बता सकता है दोनों के क्रॉस सेक्शन हम A1 और A2 क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ, A1 और A2 क्रॉस सेक्शन क्यों देख रहे हैं? बोलो सभी लोग. वाई वी आर ट्रीटिंग नॉट अ सेम क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में क्यों ले रहा हूं A1 और A2? फास्ट रिप्लाई करो सभी लोग. वाई वी आर ट्रीटिंग एज A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शंस, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस क्यों ले रहे हैं? एरिया इज डिफरेंट. वेरी गुड. बिकॉज एक वायर थिक है तो दूसरा वायर थिन है. बोथ वायर आर नॉट द सेम साइज. एक थिक वायर है तो दूसरा थिन वायर है. दिस इज द थिक वायर, दिस इज द थिन वायर. तो थिन वायर होगा, सिंपल सी बात है, उसका एरिया. अब रेड वाले को हमने 2 माना है, रेड वाले को क्या माना है 2, और व्हाइट वाले को मैंने माना है 1. तो A2 जो है वो A1 से ज्यादा है. बताओ यहां तक कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एरिया इज डिफरेंट, और किसका एरिया ज्यादा किसका एरिया कम, ये हम जान चुके हैं. रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बताओ सभी लोग? रजिस्टिविटी की. तो वो दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग है जो हमने सामने दी गई है. व्हाइट को हम 1 मान रहे हैं और रेड को हम 2 मान रहे हैं. ठीक है ना, छोटे वाले को 1. ठीक है, क्या हुआ ताराचंद? समझ आ रहा है. अब हमने इन वायर्स को क्या करा, वाइंड किया, जोड़ा, और उसको एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं. एंड वी विल थिंक अबाउट द करंट फ्लोज इन बोथ वायर. क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी चेंज होने से दोनों के वायर की करंट में? ठीक है. हमने क्या किया, एक बैटरी ली, बैटरी से क्या किया, 2 वायर कनेक्ट कर दिए, एक रेड कलर और एक व्हाइट कलर, और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है. तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो सभी लोग. दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ बैटरी, और इस बैटरी से मैंने क्या करा है, बैटरी से एक टर्मिनल, एक क्लिप यहां से निकाली और एक क्लिप यहां से निकाली, मतलब एक प्लस से और एक माइनस से. 2 क्लिप निकालनी, क्लियर है, एक प्लस से और एक माइनस से. अब हमारे पास में 2 वायर हैं, 2 अलग अलग वायर हैं. पहला वायर है हमारा रेड कलर का, जो ये वह है, यह रेड कलर का वायर है, राइट. एक वायर है हमारा व्हाइट कलर का, जो ये है. समझ गए? 2 वायर, एक रेड कलर का वायर हो गया और एक व्हाइट कलर का वायर हो गया. सबको मैंने बताया था रेड कलर में 2 नाम दिया है और व्हाइट कलर को 1 नाम दिया है. तो जब करंट पॉजिटिव से कहां जाएगी बताओ, निगेटिव की तरफ. तो मैं मान के चल रहा हूं ये पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, जो इस वाली से, जो ये क्लिप है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और ये वाली निगेटिव से जुड़ी हुई है. क्लियर है सभी को? तो पॉजिटिव से करंट कहां की तरफ जाता है, निगेटिव की तरफ. तो करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है. अब इस वाले वायर में करंट I1 बोला गया और इस वाले वायर में करंट I2 बोला गया है. इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चीते की तरीके से सभी लोग यस और नो में रिप्लाई कर दें तुरंत, चीते की तरीके. ठीक है. साथ ही साथ नोट भी करते रहना, समझ में आता रहेगा. ठीक है. सर्किट बना लिया होगा आई थिंक सभी ने. तो इस तरीके का एक सर्किट है जो हम बना लेंगे यहाँ से, और हमें समझ में आ जाएगा इस बारे में. ठीक है. देखो सभी लोग नोट्स बनाते रहना, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बना रहे हैं हम. वीडियो है प्रॉपर,
तुम दोबारा भी वीडियो देख सकते हो, पॉज कर करके हर चीज खुद से ड्रॉ कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। चलो अब हम देखते हैं। बच्चा यहाँ पर एक बात गौर से देखना, यहाँ पर ये सिचुएशन आपके सामने आ गई है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको आंसर करने हैं। The video shows two wires, white and red, of almost equal length. The resistivity of the wire are different. Connected the battery. The current through the white and red wire is I1 equal to I2. Which option will be correct? बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी। बच्चा वोल्टेज की बात, हम वोल्टेज तो बैटरी के थ्रू डिसाइड होगा ना, वायर के थ्रू थोड़ी नहीं डिसाइड होता है वोल्टेज। वायर तो ये डिसाइड करेगा कि करंट ज्यादा होगी कि कम होगी, इस सब चीज के बारे में डिसाइड करेगा। बताओ सब लोग आंसर कौन सा सही है इसमें? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो। ये मेरा बैटरी है, इस तरीके से सिचुएशन दी गई है। दिस इज द व्हाइट कलर वायर, दिस इज द रेड कलर वायर, दिस इज द V वोल्ट बैटरी, करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ करंट नाम दिया गया I1 और यहाँ का करंट का नाम दिया I2। I1 इक्वल टू I2 होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा। वाई I1 इक्वल टू I2? बताओ सभी लोग, करंट क्यों I1 इक्वल टू I2 होगा? ठीक है, क्यों होगा करंट इज इक्वल टू I1 इक्वल टू I2? रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इट इज अ सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में मैंने पहले ही बताया था करंट दोनों में सेम होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग? तो दिस इज अ कनेक्शन ऑफ सीरीज, देन जो करंट यहां से पास करेगा वही करंट यहां से पास करेगा, करंट कम नहीं होगा। क्लियर है सभी लोगों को? करंट विल बी सिमिलर, I1 इक्वल टू। कुछ लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि सर ये वायर थिक था, ये वायर थिन था, तो करंट अलग अलग हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? राइट, सो दैट इज द पार्ट हेयर। तो ये चीज सब लोग नोट कर लेना। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट। बट एक टॉपिक हम इसके साथ सीखने वाले हैं, विच इज द रेजिस्टेंस। क्लियर है सभी लोगों को? विच इज द रेजिस्टेंस। अदर ऑप्शंस जो तुम देख रहे हो, I1 अपॉन A1, I2 अपॉन A2, I1 अपॉन ρ1, ये सब हम कनेक्ट कराएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। क्लियर है? पहले हमें इतना समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश। राइट, तो देखते हैं सभी लोग। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हमें यह बताता है, मेजर हाउ हार्ड इट टू पुश द चार्ज थ्रू द वायर। किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्या है बताओ सभी लोग? रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है अगर, तो मोर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, अगर मोर रेजिस्टेंस है तो इसका क्या मतलब है? देखो इधर सभी, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक पाइप है और जिससे वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। समझने की कोशिश करना, इफ वाटर जो इससे फ्लो कर रहा है, ये छोटे छोटे राइट साइड में सब रजिस्टर ही हैं, ये सब रजिस्टर हैं, इन्हीं को रजिस्टर बोलते हैं। तुमने देखा होगा टीवी वगैरह में या बहुत सारी जगह में तुमने इस तरीके का देखा होगा, कुछ इस तरीके के शेप में होते हैं ये। ऐसे होते हैं। क्लियर है सभी को? और यहां पर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, कलर्स की स्ट्रिप्स होती हैं। क्लियर है? तो दीज आर द रजिस्टर्स एक्चुअली। अब वाटर अगर किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसके पास एक सर्टेन स्पीड होगी कि नहीं होगी? बट अगर मैं इसी वाटर के अंदर क्या कर दूं,
एक कॉटन को, दिस इज अ कॉटन, और अगर मैं कॉटन को फिल कर दूं, बीच में कॉटन डाल दूं, तो बताओ सभी लोग गौर से समझना इस बात को, व्हेन वी फिल द कॉटन इन द पाइप, तो क्या होगा, वाटर अब उस स्पीड से फ्लो कर पाएगा? क्या वाटर की स्पीड उतनी रह जाएगी? अब नहीं रह जाएगी। तो यहां पर जो स्पीड होगा वो फास्ट होगा, और यहां पर जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। बट इफ यू वांट टू फ्लो द वाटर प्रॉपरली, तो तुम्हें यहां पर पुश जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पर वाटर को फ्लो कराना इजीली था, यहां पर वाटर क्या होगा बताओ सभी लोग? इजी फ्लो करेगा, इजी फ्लो है यहां पर, और यहां पर थोड़ा सा हार्ड फ्लो है। क्यों है हार्ड फ्लो? बिकॉज जो ऑब्स्टिकल है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो ऑब्स्टिकल कॉटन जो होगा वो वाटर को फ्लो होने से रोकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट विल क्रिएट अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल एक्चुअली। जब आप चल रहे हो और अगर आगे से हवा आ रही है, क्लियर है ना, आगे से कोई हवा आ रही है, एयर आ रही है, तो तुम्हें चलना में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रेजिस्टेंस क्योंकि वहां पर है। और अगर हवा पीछे से चल रही होती तो वो फेवरेबल सिचुएशन होती और आप आसानी से और तेजी से दौड़ पाते। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा एक अपोज की तरीके ट्रीट किया जाता है, एक ऑब्स्टिकल की तरीके ट्रीट किया जाता है। और इससे हम समझते हैं कि इफ द रेजिस्टेंस इज मोर, देयर इज अ मोर actually typicality to flow in the current. So measure how hard it is to push the charges through the wire. समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है वायर के अंदर चार्ज को फ्लो करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है। ऐसे समझो, आप चल रहे हो और रास्ते में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत मुश्किल होगा रास्ते को क्लियर करने में, पास करने में, बिकॉज they are actually creating a resistance in your path, right? So बहुत ज्यादा पुश की जरूरत पड़ेगी if you want to flow the charge, because the resistance is more. The property of the conductor due to which it opposes the flow of the current through it is called as resistance. तो resistance क्या होता है? resistance कंडक्टर, जो वायर एक कंडक्टर है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, उसका एक प्रॉपर्टी है बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इट विल अपोजेस मोर, रेजिस्टेंस अगर कम होगा इट विल अपोजेस लेस। यही कारण है बच्चा, जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, जो वायर जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके रेजिस्टेंस कम रखे जाते हैं, एज पॉसिबल एज, जितना हम कम रख सकें। क्लियर है? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर होगा तो वो वही लोग अपोज करने लगेंगे, और हमें अपोज किससे कराना है? अगर बल्ब का केस है, टंगस्टन वायर से कराना है। अगर हम टंगस्टन वायर से अपोज कराएंगे तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो वायर धीरे धीरे करके रेड हॉट होगा, येलो हॉट हो जाएगा, और इट विल एमिट द लाइट। तो रेजिस्टेंस हमें कहां क्रिएट करना है, कहां नहीं क्रिएट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, अगर हम इनको अलग कलर से प्रेजेंट करें, तो ये कनेक्टिंग वायर जो है बच्चा, इन कनेक्टिंग वायर को अगर हम लो रेजिस्टेंस का रखें, लो रेजिस्टेंस का रखें, तो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज दे विल नॉट ब्लॉक द करंट, दे विल नॉट अपोज द करंट, यस और नो, इजीली फ्लो करने देंगे। बट इसके अंदर जो हमने टंगस्टन का वायर रखा है, जो टंगस्टन वायर है, इसका रेजिस्टेंस हमें हाई रखना पड़ेगा। क्यों हाई रखना पड़ेगा? क्योंकि वी वांट मोर अपोज। आ रहा है समझ में सब लोगों को? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि अपोज बढ़े, अपोज बढ़ेगी तो लड़ाई होगी इलेक्ट्रॉन की और एटम्स के बीच में, और जब लड़ाई होगी तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर वायर का इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एक समय ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाएगा जब ये येलो हॉट हो जाएगा और इट विल एमिट द लाइट। यू कैन यूज द लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो अब ऐसा कोई भी कंडक्टर होता ही नहीं है जो अपोज ना करे। एवरी कंडक्टर विल अपोजेस द करंट, राइट?
क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो रेजिस्टेंस हम कर पाए. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस जीरो रेजिस्टेंस. पता यहां तक बात समझ में आ रही है? जीरो रेजिस्टेंस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं. ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस जीरो रेजिस्टेंस वायर. तो ये जो रेजिस्टेंस वायर हैं, कनेक्टिंग वायर जो है, ये सब लो रेजिस्टेंस के बनाए जाते हैं. यही कारण है कि लॉन्ग टाइम बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, when you pick the wire of the charger, when you pick the wire of the charger, it will heated. but charger के अंदर जो वायर होता है वो थोड़ी दिन समय बाद, काफी समय बाद वो हीट हो जाता है. मोटर के जो वायर होते हैं तुमने देखा होगा वो भी हीटेड हो जाते हैं. तभी बोला जाता है कि बहुत देर तक मोटर मत चलाओ क्योंकि वायर हीट हो जाएगा और फिर वो मेल्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज उसको कोई रोक नहीं सकता. करंट पास करेगा वो हीट होंगे. ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें. आई थिंक इट इज डन. ठीक है, अब मैंने यहां पर बताया आप सब लोगों को, रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि हाउ मेनी वोल्ट्स आर नीडेड टू मेक 1 एम्पियर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस. Very good. I will tell you what, if we use copper, if we use aluminum, if we use tungsten, what will happen. I will tell you. Wait a 1 minute. But अभी हम थोड़ा सा बेसिक से समझ रहे हैं कि देखो अगर अभी हम समझ जाएंगे ये सब चीजें तो it will improve your practical knowledge. अब रेजिस्टेंस इतना तो समझ में आएगा कि एक अपोज क्रिएट करता है, बट रेजिस्टेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो ओम में मेजर करते हैं. ओम इज में हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं. ध्यान रखना. और रेजिस्टेंस क्या होता है? हाउ मेनी वोल्ट इज नीडेड, कितने वोल्ट नीडेड होंगे 1 एम्पियर की करंट को पास कराने के लिए. अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट हम पास कराना चाहते हैं तो कितना वोल्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा? राइट. कितना वोल्ट की बैटरी हम यहां लगाएं कि इस वायर में कितने एम्पियर की करंट आ जाए? 1 एम्पियर की करंट आ जाए. राइट. देखो जो हाई टेंशन वाले टावर वाले वायर होते हैं वो क्यों नहीं मेल्ट होते हैं बच्चा? क्योंकि वो तो पहली बात इतने थिक होते हैं, दूसरी बात है उनमें जो करंट होती है उसके हिसाब से उनको उसमें करंट उतनी ज्यादा पास नहीं करती है. क्लियर है ना सब लोगों को? जिस हिसाब से उनको डिजाइन किया गया है, दैट्स वाई दे आर नॉट मेल्टिंग. मैंने पहले भी बताया था, ऑल्टरनेट करंट हम पास करते हैं, करंट को कम रखते हैं, वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं. ठीक है, मेल्ट होना बहुत बड़ी बात है. मेन कनेक्शन पहले समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारे को इधर सभी लोग. तो रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट के लिए हमें कितने वोल्ट की जरूरत पड़ रही है? दैट विल शो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दैट विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा तो वोल्ट के हिसाब से डिसाइड होने वाला है रेजिस्टेंस. मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं सब लोगों को. देखो इधर, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास में एक वायर है, if this is a wire and if we connected with the wire with the help of battery or we want 1 ampere current the wire, कितने अमाउंट का वोल्ट लगाना चाहिए? तो मैंने अगर बोला कि आई एम यूजिंग 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ रही है 1 एम्पियर करंट को पास कराने के लिए. इफ there is a requirement of the 5 volt battery to produce 1 ampere current in the wire, that means the resistance of the wire is 5 ohm. तो रेजिस्टेंस वायर का कितना होगा बच्चा? 5 ओम होगा. कैसे? V बराबर आई आर से. R बराबर होगा V अपॉन आई. तो अगर करंट 1 एम्पियर है तो R V के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बताओ यस और नो, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर अप्लाई करें। क्लियर है? तो जितने मतलब 1 एम्पियर की करंट के लिए जितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ती है, दैट शोज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, चलो, तो यहां तक सबको समझ में आ गया है सभी लोगों को? राइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया सबको? तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। अब दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये बात बहुत जरूरी ध्यान रखना सभी लोग, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, पूरे के पूरे वायर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है बताओ सभी लोग? दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वायर, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वायर, राइट? पूरे वायर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। लार्ज रेजिस्टेंस मींस हार्ड टू मूव द चार्ज थ्रू द वायर। स्मॉल रेजिस्टेंस चार्जेस मूव मच मोर इजीली, बहुत जल्दी चार्ज जो है वो क्या कर जाएगा बताओ? मूव कर जाएगा। क्लियर है ना? तो वायर में कितनी करंट होगी, वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, और वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वायर में करंट हम निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था, करंट वायर में कैसे निकाली जाती है? वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है और वायर में कितना रेजिस्टेंस। क्लियर है? स्मॉलर द रेजिस्टेंस लार्जर द करंट। क्लियर है? जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज इजीली फ्लो करेगा। यहां तक समझ में आया? चार्ज इजीली फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी। तो मैंने बताया कि 1 ओम किसके बराबर होगा? 1 ओम इज व्हाट इज द 1 ओम? ये पेपर में पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? तो बना लो 1 ओम क्या होगा। 1 वोल्ट ले लिया जाए और 1 एम्पियर ले लिया जाए तो डिवाइड करोगे तो 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन वी कनेक्ट द वायर विथ 1 वोल्ट बैटरी and 1 ampere is current is flowing in a wire. Clear है सभी लोगों को? तो 1 ohm is the resistance of the wire when we connect with a 1 volt battery, then 1 ampere current will passes through it. आ रहा है समझ में सब लोगों को? मतलब 1 वोल्ट की बैटरी जोड़ते समय 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर की करंट पास करती है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसमें 1 वोल्ट की बैटरी जोड़ने से 1 एम्पियर की करंट पास करे, ऐसे वायर 1 ओम रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में सब लोगों को? 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज। अब सब लोग यहां पर ध्यान दें, रेजिस्टिविटी क्या होता है? सब लोग रेजिस्टिविटी की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट टर्म इज द रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ बाद में पढ़ाएंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, डिस्कस आफ्टर लेटर। ठीक है? सब लोग देखें, अभी बहुत सारा कुछ है, हम एक 7 दिन में पूरी फिजिक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं ना भाई। जो जरूरी प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंटल पॉइंट से जो जरूरी चीजें वही मैं पढ़ा रहा हूं। देखो इधर सभी लोग रेजिस्टिविटी की बात करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। अब समझो मटीरियल और कंडक्टर में क्या फर्क है, ध्यान देना सभी लोग, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। ये है हमारा लेंथ L है, एरिया इसका A है, दूसरा वायर है जिसकी भी लेंथ L है, एरिया A है। क्लियर है सभी लोगों को? दोनों ही कंडक्टर हैं, बट ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग? तो यहां मटेरियल अलग अलग है, आ रहा है समझ में, बट शेप और साइज वायर का सेम है। ठीक है? तो रेजिस्टिविटी इसकी अलग अलग होगी और रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप और साइज, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप और साइज पर, क्योंकि इट इज होली डिपेंडेंट ऑन द, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वायर। बट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो है वो केवल मटेरियल डिपेंडेंसी रखता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में सब लोगों को? जैसे मैं अगर ये कहूं कि ये भी कॉपर का मटेरियल है और
इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, इसका एरिया A है और इसका एरिया 2A है, मतलब ये ज्यादा थिक है वायर, ज्यादा थिन लेंथ में भी ज्यादा बड़ा, बट है कॉपर का। आ रहा है समझ में सब लोगों को? तो दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग होंगे, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर 1 बोले, इसको 2 बोले, तो R1 और R2 सेम नहीं होंगे, बट ρ1 और ρ2 सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, राइट? बोथ वायर आर द कॉपर वायर, देन रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल बी, बट रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की डायमेंशंस अलग अलग है। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज ए मेजरमेंट ऑफ अ सर्टेन मटीरियल्स रेजिस्टेंस एट अ गिवन डायमेंशन। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। दोनों में लाइन देखो सभी लोग, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। ऑब्जेक्ट और मटीरियल दोनों अलग बातें हैं। रेजिस्टिविटी मटीरियल पर डिपेंडेंस होती रखता है, रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर रखता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मटीरियल भी आएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशंस भी आएंगी। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग चीजें नहीं है दोनों एक ही चीज। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का एक भाग है, एक पार्ट है ओनली, राइट? रेजिस्टिविटी इज ओनली द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनने के लिए रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज चाहिए, वो है शेप एंड साइज। मतलब रेजिस्टेंस दो चीजों से डिपेंडेंस रखता है, एक डायमेंशन से और एक मटेरियल से, दोनों बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है? मटीरियल दैट आर गुड कंडक्टर हैव लो रेजिस्टिविटी। जो मटेरियल गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो कम अपोज करते हैं, गुड कंडक्टर का मतलब लेस अपोज। भाई सिंपल सी बात है भाई, रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो, उनका ऑब्जेक्टिव यही है, अपोज। चाहे रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपोज, है कि नहीं? और अगर कंडक्टर अच्छा होगा तो अपोज क्यों करेगा वो? इट विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो अगर वो अपोज नहीं करेगा बच्चा, तो जब अपोज नहीं करेगा तो लेस अपोज होगा, लेस अपोज होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, उसकी लो रेजिस्टिविटी होगी। जो मटेरियल ज्यादा अपोज करते हैं, जो बैड कंडक्टर होते हैं, वो ज्यादा अपोज करते हैं, इस वजह से उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चा? ज्यादा होती है, मोर रेजिस्टिविटी। यहां तक सबको समझ में आ गया है तो यस और नो में आंसर करें मुस्कुराते हुए। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? वेरी गुड। अब आगे देखो सभी लोग, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और इट विल कन्वर्टेड लाइक a R is equals to rho L upon A. मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब समझो सभी लोग, बहुत आराम से और इस बात को बड़े आसानी तरीके से समझिए कि अगर वायर में चार्ज जो है वो इस छोटी ओपनिंग से जा रहा है और यहां चार्ज बड़े एरिया से जा रहा है, इधर देखो सभी लोग, बच्चा बहुत गौर से समझें इधर, क्या दिक्कत है लोगों को? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? क्लास से बाहर हम भगा देंगे, फिर बाद में उसके बाद फिर
एडमिट भी नहीं करूंगा क्लास के अंदर। क्या नाम है तुम्हारा, जो भी है? जो चैट देखता हूं मैं बार बार, पढ़ाऊं या मैं तुम लोगों का ये देखूं कमेंट वगैरह? ठीक है, इधर देखो। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, अगर एरिया छोटा है और एरिया अगर ज्यादा है, अगर कम एरिया और ये ज्यादा एरिया है, तो छोटे एरिया से अगर तुम्हारे सामने एक दरवाजा है, मान लो एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं और अचानक से सबको बाहर जाना है, दरवाजा अगर छोटा सा होगा तो बताओ सब निकल पाएंगे क्या? पता चला एक निकल रहा है, दूसरा उसमें घुसा जा रहा है, क्लियर है कि नहीं? कैसे सब निकल पाएंगे? भीड़ हो जाएगी, ओपनिंग छोटी होगी तो फिर फ्लो ऑफ द पर्सन फास्ट नहीं होगा, राइट? चार्जेस विल नॉट फ्लो इजीली थ्रू द स्मॉल एरिया। बट अगर हम इस एरिया को बड़ा कर दें, इस एरिया को बड़ा कर दें, दरवाजे एक की बजाय 4 लगा दें, तो बताओ आसानी से आदमी जल्दी जल्दी भागेगा कि नहीं भागेगा बाहर? इज इट क्लियर और नॉट? तो फ्लो विल बी फास्ट, फ्लो विल बी फास्ट इन दिस केस एंड फ्लो विल बी स्लो इन दिस केस। यहां पर स्लो होगा, यहां फास्ट होगा फ्लो। आ रहा है समझ में? तो यहां पर फ्लो चार्ज का फास्ट है, यहां फ्लो चार्ज का स्लो है। इट इज सेइंग दैट इफ द एरिया इज लेसर। अच्छा एक बात बताओ, यहां स्लो है फ्लो, तो इसका मतलब है अपोज क्या है? अपोज बताओ क्या है? अपोज, अपोज सब लोग बताएंगे। अपोज क्या होगा यहां? लो और हाई, लो और हाई। स्मॉल एरिया में अपोज क्या होगा? लो और हाई। टेल मी ऑल, लो और हाई, हाई। तो यहां अपोज बहुत ज्यादा होगा और यहां अपोज ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अरे यस और नो? इट देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस हेयर, यहां रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है लेस एरिया, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तभी इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया ना यहां पर, राइट? इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया यहां पर। रटना नहीं है, समझना है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा पेपर में, क्लियर है ना? कंसेप्ट याद रहेंगे। यस सर, हाँ एरिया तो ज्यादा रखेंगे तो एरिया ज्यादा होगा तो ओपनिंग ज्यादा होगी, चार्ज फास्ट फ्लो करेगा। अपोज जो होगा सर वो कम होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन हो गया, मोर एरिया लेस, राइट? अब एक बात समझो सभी लोग, अगर मैं वायर की लेंथ बढ़ा दूं तो क्या होगा? एक पाइप है और एक पाइप में मैंने पानी फ्लो कराया, समझना मेरी बात को। पाइप में पानी फ्लो कराया, पाइप की लेंथ कम है तो क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन पाइप में पानी जल्दी से आगे तक फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी, अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी, समझो मेरी बात को, तुम्हारी लड़ाई हो रही है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है तो एटम्स के साथ वो लड़ता है, कोलाइड करता है। तो तुम्हारी लड़ाई हो रही है, तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग हैं और एक सिचुएशन है तुम्हारे सामने 2-3 लोग हैं बस, तुम क्या करोगे? एक थप्पड़ इधर लगाया, एक थप्पड़ इधर लगाया, 2 थप्पड़ इधर लगाए और खट से तुम क्या हो गए? चीते की तरीके 2-4-5 को मार मूर के और आगे भाग गए। यार यस और नो? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी वहां पर, आएगी क्या? नहीं, प्रॉब्लम विल बी देयर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है सभी लोगों को? बट अगर लाइन में बहुत सारे लोग हैं, अगर लाइन में बहुत सारे लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, अगर क्लियर है सभी लोगों को? अगर लाइन में बहुत सारे लोग हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम क्या होगे? मारते 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 खुद की एनर्जी लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाओगे ना पूरी तरह से। बात करी जा रही थी चार्ज के फ्लो की और चार्ज खुद ही रास्ते में क्या हो गया? ठीक है ना, ढेर हो गया। समझ में आएगी नहीं? दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी तो बीच में उसकी कहानी खत्म हो गई। आ रहा है कि नहीं सब? तो लॉन्ग वायर जब होता है तो उसमें चार्ज फ्लो करते 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 फिर खत्म हो, बहुत ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाता है, मतलब वहां फास्ट फ्लो नहीं कर पाएगा, कह रहे हैं। लेकिन अगर शॉर्ट वायर है तो फास्ट फ्लो करेगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा लॉन्ग वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा अपोज, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो यहां तक समझ। दूसरा, अब मटेरियल पर बात करेंगे जो रेजिस्टिविटी होता है। मैंने बताया था गुड कंडक्टर आर लो रेजिस्टिविटी, हैविंग लो रेजिस्टिविटी, कह रहे हैं सब लोगों को? तो जितने ज्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे, मटेरियल जितना अच्छा होगा कंडक्टर का, उतना ज्यादा अपोज जो है वो कम होगा, ठीक है ना? और जितने बैड कंडक्टर होंगे उतना ज्यादा अपोज होगा। बैड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ सब। तो हमारे लिए अगर हम लोग लो रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं
तो बताओ क्या बातें होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए वायर की? वो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताओ सभी लोग, क्या 3 बातें होनी चाहिए जिससे कि रेजिस्टेंस कम रहे? बताओ सारे लोग, फास्ट फास्ट। क्या होगा बताओ सभी लोग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? पास बताना है सभी को। पहली कैरेक्टरिस्टिक, लो रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कम हो, लेस लेंथ। लेस लेंथ का मतलब है शॉर्ट वायर होना चाहिए। दूसरा, लेंथ अगर छोटी है तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, मोर एरिया का मतलब है थिक वायर। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल गुड कंडक्टर होना चाहिए। क्या रहा है कि नहीं? गुड कंडक्टर। क्लियर है सभी लोगों को? तो अगर वायर गुड कंडक्टर है, थिन है, सॉरी थिक है और शॉर्ट है, तो छोटे और मोटे वायर जो होते हैं वो ज्यादा इजीली करंट फ्लो करते हैं। क्लियर है सभी को? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो चीते की तरीके सब लोग यस और नो में आंसर। यार क्या ऐसा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सब चीज बहुत अच्छी। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर होती है। कैसे होती है देखो इधर, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो आर की यूनिट हो गई ओम, रो की यूनिट हमें पता नहीं है, एल की यूनिट हो गई मीटर, और एरिया की यूनिट क्या हो गई बताओ सभी लोग? मीटर स्क्वायर। तो कट हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो क्या आ जाएगा बताओ सब? ओम इंटू मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो रजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम इंटू मीटर, जबकि रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। याद रखना ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम इंटू मीटर। याद रखना सभी। अब हम और सब कुछ बाद में पढ़ेंगे क्लास के अंदर, राइट? बहुत डिटेल में नहीं जा क्लास, राइट? अब आगे देखो सभी लोग, ये एक टेबल है जिसके जरिए तुम्हें सब सब समझ में आता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर दो तरह के होते हैं बच्चा। पहले होते हैं मेटल्स और दूसरे होते हैं एलॉय। एलॉय सब लोग जानते होंगे, जिसमें मेटल्स और एलॉइंग एलिमेंट को मिलाया जाता है। जैसे आयरन, आयरन एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। स्क्रीन इज साफ नहीं दिख रहा होगा उतना, मुझे पता है, थोड़ा सा दिमाग। अब दिख रहा है? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका बस। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से। ठीक है, डन। चलो,
अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज द कंसेप्ट हेयर कि जो मेटल्स हैं एलॉय, आयरन एक मेटल है और स्टील एक एलॉय है। स्टील को आयरन में कार्बन को ऐड करके बनाया जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि आयरन में कोरोजन हो जाता है, आयरन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं है, स्पेशलिटीज नहीं है उसके अंदर, रस्ट लग जाता है एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। बट इफ यू improve the strength of the iron, if you improve, if you don't want any corrosion, then you have to made another thing जिसे हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय कैसे आए? पहले हमें नेचुरली मेटल मिल जाते हैं, बट आजकल अब एक ही तरह की चीजें तो है नहीं, हमारे पास बहुत तरह तरह के मटेरियल्स आने लगे, तो हम मेटल्स में उसको हाइब्रिड करते हैं, किसी और चीज के साथ मिलाकर उसको नया फॉर्म देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। है ना, मेटल को एलॉइंग एलिमेंट मिलाकर कुछ इंप्रूवमेंट लाया जाए, उस मेटल को अच्छा बनाया जाता है, तो एलॉय बनता है। एलॉय आर बेटर देन द मेटल्स, राइट? चलो, अब बेटर प्रोस्पेक्टिव है, व्हाट यू वांट एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म एलॉय। हमारी जरूरत क्या है उसके हिसाब से हम एलॉय को प्रेफर करते हैं, एलॉय को बनाया भी उसी हिसाब से जाता है। तो मेटल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, ये सब मेटल है। एलॉय कौन है? मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन और है नाइक्रोम। नाइक्रोम के वायर हीटिंग क्वाइल में यूज किए जाते हैं। हीटर देखा है सभी लोगों ने जिसमें स्प्रिंग की तरीके से क्वाइल होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। जो निकिल का एक एलॉय होता है जिसमें क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन मिला होता है। और जो बल्ब होता है उसके अंदर जो वायर होता है वो मेटल का होता है, टंगस्टन का होता है। ध्यान रखना, हीटिंग कॉइल एलॉय है, जबकि वायर जो बल्ब में यूज करते हैं हम, वो मेटल का होता है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो सभी लोग, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कंडक्टिविटी घट रही है। यार यस और नो, टेल मी ऑल। कंडक्टिविटी घट रहा है और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन हुआ? सिल्वर। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर मेटल्स में, मैग्नीज इज द बैड कंडक्टर। एलॉय में तुम देखो तो मैग्नीन जो है वो थोड़ा सा सही कंडक्टर है, बट नाइक्रोम जो है वो ज्यादा ही बैड कंडक्टर है। कह रहे ना, मतलब ज्यादा अपोज करेगा। आ रहा है समझ में सब लोग? अब सब लोग ये बताएं मुझे, लास्ट लाइन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन। ट्यूब बल्ब के अंदर जो हम वायर यूज करते हैं वो कॉपर का नहीं यूज करते हैं, टंगस्टन का करते हैं। आयरन कॉपर से कम अच्छा कंडक्टर होता है। बताओ, टंगस्टन का वायर क्यों यूज करते हैं, कॉपर का क्यों नहीं यूज करते हैं बल्ब के अंदर? क्योंकि हमें लाइट चाहिए, लाइट तब आएगी जब वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो कॉपर वायर जो होता है वो कनेक्टिंग वायर होता है, लो रेजिस्टेंस, और टंगस्टन होता है हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज वी वांट, है ना, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा अपोज होगा, उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी ज्यादा, टेम्परेचर बड़े होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो। सब लोगों को आज फॉर्म में शेयर कर दूंगा, यू हैव टू फिल इट प्रॉपरली।